हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपको प्रथम वर्ष कला इतिहास के प्रश्न पत्र द्वितीय के टॉपिक बलबन के बारे में बतलाऊंगी। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा यूनिट सेकंड चल रहा है और ये हमारा उसमें लास्ट है बलबन। बलबन का समय है 1266 से 1286 तक। इल्तुतमिश की भांति बलबन भी एक इलवारी तर्क था। बलबन को या बलबन बचपन में दास रहा और 1232 में उसे इल्तुतमिश ने खरीद लिया था। अपनी योग्यता के कारण वह 40 गुलामों के दल का एक प्रमुख सदस्य बन गया था और इल्तुतमिश के दुर्बल उत्तराधिकारियों के समय अमीर ए हाजिब के पद तक पहुंच गया था। 1246 में वह नासरुद्दीन महमूद का वजीर बन गया और 1246 से 1266 तक के उसके कार्यों का वर्णन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जब बलबन 1286 में सुल्तान के पद पर बैठा तो उसकी कुछ परेशानियां थीं। एक तो उसको सल्तनत का सुदृढ़ीकरण करना था। अधिकांश समय हम जानते हैं कि जब से सल्तनत की स्थापना हुई थी, सल्तनत में उथल पुथल ही मची हुई थी। विभिन्न प्रदेशों में विद्रोह तथा उपद्रवों की आशंका सदैव बनी रहती थी। इल्तुतमिश द्वारा गठित चहलगानी के सदस्य षड्यंत्रों में लिप्त रहते थे और सुल्तान के विरुद्ध जाने से भी नहीं हिचकिचाते थे। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के संगठन ढीले थे। भारत की हिंदू जनता अभी भी विजेता को या इन लोगों को विदेशी ही मानती थी। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक था कि सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया जाए। द्वितीय जो उसकी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसे 40 गुलामों के दल पर नियंत्रण करना था, क्योंकि उनकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी और महत्वाकांक्षी होने के कारण भी सिंहासन पर बैठने या स्वतंत्र होने का प्रयत्न करते रहते थे। तीसरा था नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हिंदू सरदारों और भूमिपतियों का साहस काफ़ी बढ़ गया था। यद्यपि उनको दबाने में नृशंसता से काम लिया गया, परंतु फिर भी वे उपद्रव मचाते रहते थे। चौथा जो उसकी प्रॉब्लम थी वो है राजपूताना व बुंदेलखंड आदि राजपूत राज्यों के शासक दिल्ली सल्तनत का विरोध करते थे। उनकी शक्ति का नाश करना आवश्यक था। और लास्ट जो समस्या थी वो मंगोल आक्रमण की समस्या थी। मंगोल उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर से भारत पर आक्रमण कर रहे थे। उन्होंने लाहौर तक आतंक फैला रखा था। मुल्तान व सिंध पर भी उनके आक्रमणों की आशंका थी। साम्राज्य की दृढ़ता के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखना काफ़ी आवश्यक था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि सिंहासन पर बैठने के बाद में बलबन ने फेस की थी। अब बलबन ने क्या क्या कार्य किए? उसने सुव्यवस्थित रूप से मेवातियों का दमन किया। उन्हें चारों ओर से घेर कर कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार उसने करीब 1 लाख मेवातियों का संहार करवाया। मेवात में उसने दुर्ग और छावनियां भी बनवाई। द्वितीय, दिल्ली और दोआब के डाकुओं का उसने दमन किया। हजारों की संख्या में उनको मारा गया और उन स्थानों पर उसने दुर्गों का निर्माण कराया और वहाँ सेना रखने की व्यवस्था भी की। कटेहर में उसने हिंदुओं का दमन किया। कटेहर आधुनिक रूहलखंड का स्थान है। बंगाल में 1279 में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ। उस तुगरिल खां के विद्रोह को बलबन ने दबाया। बंगाल का शासक उसने अपने पुत्र बुगरा खां को सौंप दिया और
एक प्रकार से चेतावनी दी कि यदि आपने या बंगाल ने फिर कभी विद्रोह का मार्ग अपनाया तो उसकी बहुत बड़ी दुर्दशा की जाएगी। इसके बाद बलबन दिल्ली लौट गया। मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए उसने 6 कार्य किए। पहला, उत्तर पश्चिमी सीमा पर निगरानी के लिए सुल्तान राजधानी में रहने लगा। द्वितीय, मंगोलों पर आक्रमण के लिए अपनाए जाने वाले मार्गों पर उसने दुर्गों का निर्माण कराया, सुरक्षा सैनिक नियुक्त किए। तीसरा, उसने सीमा के प्रदेशों पर स्थित लाहौर, दीपालपुर, सुनाम, समाना, उच्च तथा मुल्तान के दुर्गों पर, जो दिल्ली साम्राज्य के अधिकार में थे, सैनिक नियंत्रण स्थापित किया और सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी। नंबर 4, सीमा प्रांत में कुशल सेनापति और योग्य सैनिकों को उसने नियुक्त किया। 1270 ईस्वी तक शेर खां जैसा वीर सेनापति सीमा प्रांत का शासक बना रहा। उसकी मृत्यु के उपरांत सुल्तान का योग्य पुत्र मोहम्मद इस प्रांत का सेनाध्यक्ष रहा। मंगोलों से सामना करने के लिए बलबन ने अच्छे शस्त्र तैयार करवाने का उचित प्रबंध किया। और नंबर 6 है, 1279 में मंगोलों ने हमला करके दिल्ली के समीप जब पहुंचने का प्रयास किया तो शाही सेनाओं ने कुशलता से उन्हें पीछे हटा दिया। अगले 5 वर्षों तक मंगोल आगे नहीं बढ़ सके। 1285 ईस्वी में तैमूर खान ने विशाल सेना के साथ सुल्तान पर आक्रमण किया। युवराज मोहम्मद ने बड़ी वीरता से युद्ध किया, परंतु युद्ध में मारा गया। अपने योग्य पुत्र की मृत्यु के बाद बलबन शोक में चला गया और शोक से कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया। अब बलबन का राजत्व का सिद्धांत। निजामी के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों में केवल बलबन ही ऐसा शासक था जिसने राजकीय पद संबंधी अपने विचार विस्तार पूर्वक प्रकट किए। इससे उसके राजत्व सिद्धांतों का पता चलता है। सम्राट की निरंकुशता में विश्वास था। ये निम्न थे, क्योंकि बलबन की सिंहासन पर बैठने के समय सिंहासन की प्रतिष्ठा काफ़ी गिर चुकी थी, अतः बलबन का विचार था कि सम्राट को निरंकुश होना चाहिए, तभी शासन पर अच्छी तरह नियंत्रण रखा जा सकता है। बलबन ने अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए राजा के दैवीय अधिकारों का समर्थन किया। इसके लिए उसने जिल्ले अल्लाह, ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। वह कहा करता था कि बादशाह ईश्वर की देन है तथा राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। कोई भी व्यक्ति उसकी समानता या समता नहीं कर सकता है। उसने तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया, इसके लिए वह था शाही वंशज होने पर बल दिया। बलबन इस बात से अच्छी तरह परिचित था कि तुर्क दल के बड़े बड़े तथा प्रभावशाली सरकार किसी निम्न वंश के सदस्य का सुल्तान बनना सहन नहीं कर सकते हैं। वह उसके राज अधिकार को कभी भी चुनौती दे सकते थे। अतः उसने स्वयं को ईरान के प्राचीन शासक अफराशियान का वंशज कहना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसकी स्थिति मजबूत हुई। नंबर 4, सुसज्जित और अनुशासित दरबार उसने स्थापित किया। बलबन का विश्वास था कि राजा का दरबार इतना सुसज्जित तथा अनुशासित होना चाहिए कि उसे देखकर सर्वसाधारण के मन में राजा के प्रति आदर तथा सम्मान की भावना उत्पन्न हो। उसके अनुसार ही उसने दरबार की व्यवस्था की। बरनी के अनुसार त्योहार के समय तो राज दरबार इतना सुसज्जित होता था कि दर्शक उसकी सज्जा देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे और उत्सव के उपरांत भी कई दिनों तक उसकी चर्चा करते रहते थे। नेक्स्ट, उसने सैन्य और गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ बनाया। उसका विश्वास था कि सैन्य और गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ बनाए बगैर वह शासन नहीं कर सकता।
नंबर 6, व्यक्तिगत जीवन में भी उसने परिवर्तन किए। बलबन के विचार में एक शासक का जीवन उच्च तथा स्वच्छ होना चाहिए, तभी वह राजकीय पद की प्रतिष्ठा कायम रख सकता है। इसके लिए स्वयं बलबन ने शराब पीना और रंग रेलियां मनाना सर्वथा बंद कर दिया। वह साधारण वेशभूषा में भी जनसाधारण के समक्ष नहीं जाता था। और लास्ट है, न्याय की प्रतिष्ठा कायम की। बलबन का यह विश्वास था कि बादशाह को अपने प्रजा के साथ उचित न्याय करना चाहिए, अतः उसने अपने शासनकाल में न्याय व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। अपराधी सिद्ध होने पर उसने बड़े बड़े अधिकारियों को भी कठोर दंड दिए। उक्त प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बलबन ने राजकीय पद की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। अब बलबन द्वारा सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए कुछ कार्य किए गए। सर्वप्रथम उसने केंद्रीय सरकार की स्थापना की, जो कि शक्तिशाली थी। राज्य की समस्त शक्तियाँ सुल्तान में निहित थी। वह राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता था और उनकी बर्खास्तगी का अधिकार भी उसके अतिरिक्त किसी को नहीं था। सब अधिकार बलबन के हाथ में थे और अपनी आज्ञाओं और नियमों का अत्यंत कठोरता से बलबन पालन करवाता था। स्वयं इसके पुत्र, जिन्हें महत्वपूर्ण प्रांतों का शासन सौंपा गया था, स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकते थे। सेकंड, उसने 40 गुलामों का दमन किया। इल्तुतमिश के समय के 40 तुर्क में से बलबन एक था, अतः वह उनकी कपटी गतिविधियों से परिचित था। इसलिए उसने उस गुट को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके अधिकांश सदस्यों को उसने मरवा दिया, जिससे कि उसके उत्तराधिकार को कोई चुनौती ना दे सके। उनके स्थान पर उसने अपने कृपा पात्रों एवं विश्वास पात्रों का नया दल तैयार कराया। उसने शंका के कारण ही अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर देकर मरवा दिया था। नेक्स्ट है, उसने सेना का पुनर्गठन किया। बलबन का अनुभव था कि सेना राज्य सत्ता का मूल अधिकार है, अतः उसने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। हजारों अनुभवी तथा राज्य भक्त अधिकारी सेना के केंद्रीय दस्तों में नियुक्त किए। सैनिकों तथा सैन्य अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की। उसने एक योग्य व्यक्ति को सेना के मंत्री पद पर नियुक्त किया। 4th पॉइंट है, गुप्तचर विभाग का उसने गठन किया। सैन्य संगठन के साथ ही बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था को सुधारने के लिए उसका पुनर्गठन किया। इसके लिए उसने गुप्तचरों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि की। गुप्तचरों को सैनिक पदाधिकारियों के नियंत्रण से मुक्त रखा गया, जिससे कि वे स्वतंत्र रहकर सही कार्य कर सकें। नेक्स्ट, उसने न्याय व्यवस्था की उत्तम व्यवस्था की। उसने न्याय करते समय छोटे बड़े, अमीर गरीब तथा राजा रंक में किसी प्रकार का फर्क नहीं समझा। उसने बदायूं के शासक मलिक बकबक तथा अवध के सूबेदार को अपराधी सिद्ध होने पर कठोर दंड दिया। इसी प्रकार सुल्तान ने अन्य अमीरों को भी दंड देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। बलबन ने ताज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। ईरानी त्योहार नौरोज को प्रतिवर्ष मनाना शुरू किया। दरबारियों तथा पदाधिकारियों के लिए एक विशेष प्रकार की पोशाक निश्चित की। सेकंड, उसने सिजदे व पायबोस की क्रियाओं का पालन अनिवार्य ठहराया। इन क्रियाओं के अनुसार सुल्तान की सेवा में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज दरबार में आते और वहाँ से लौटते समय सुल्तान को झुक कर सलाम करना और उसके पांव छूना पड़ता था। तीसरा कार्य उसने किया, किसी व्यक्ति को दरबार में सुल्तान के सम्मुख हंसने की आज्ञा नहीं थी। 4th काम किया, बलबन ने दरबारियों को शराब के सेवन की मनाही कर दी। 5th, बलबन अपने अधिकारियों और उच्च वर्ग के लोगों के अतिरिक्त किसी से भी नहीं मिलता था। 6th,
उसने ताज की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए ही स्वयं को तुर्रानी शासक अफराशियान का वंशज घोषित किया। बर्नी के अनुसार उसके पहले दिल्ली में किसी सुल्तान के दरबार का ठाट बाट इतना बड़ा नहीं था। ये बलबन ने ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए कुछ कार्य किए थे। अब है बलबन का चरित्र कैसा था। बलबन स्वस्थ था, कुरूप था। उसका कद छोटा था, रंग काला था, चेहरे पर चेचक के दाग थे, परंतु वो योग्य शासक था। जब वो सुल्तान बना तब उसने स्वयं को एक कुशल शासक सिद्ध कर दिया था। ताज की मिटी हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित किया। विद्रोही अमीरों को बहुत ही तरकीब के साथ में नियंत्रित किया। सैन्य और गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की। वह विद्वानों को अपने दरबार में बुलाता था। हाँ, कौन? उनका उचित ढंग में सम्मान करता था। उस समय का सुविख्यात कवि अमीर खुसरो, जो तूतिए हिंद के नाम से विख्यात है, शाही संरक्षण में था। प्रसिद्ध विद्वान हसन निजामी भी बलबन के पुत्र मोहम्मद का चाहते था। इन दो प्रमुख विद्वानों के अतिरिक्त कई अन्य विद्वान भी शाही कृपा के पात्र बने रहे। वह धर्मनिष्ठ मुसलमान था। दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। कुरान के नियमों के अनुसार राज करता था। शासक बनने के बाद उसने मदिरा का त्याग कर दिया था और एक पवित्र जीवन व्यतीत करने लगा था। वह मुस्लिम विद्वानों का आदर करता था। उसने कई बार संत महात्माओं और धर्म स्थलों का दर्शन करने के लिए लंबी लंबी यात्राएं की। उसने खलीफा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उसका नाम सिक्कों पर भी अंकित करवाया, परंतु उसमें कुछ चारित्रिक त्रुटियां भी थी। उसका धार्मिक दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण था। उसमें रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था। दंड विधान भी कठोर था। उसने अपने विरोधियों को बुरी तरीके से मरवाया, जिसमें कुछ योग्य तुर्की सरदार भी थे, परंतु फिर भी वह एक सफल सेनापति था। बलबन का इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसका एक साधारण व्यक्ति से एक शक्तिशाली शासक बनना इस तथ्य का प्रमाण है कि वह निश्चय ही असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। बलबन ने तुर्की सल्तनत की रक्षा का सुचारू प्रबंधन किया, उसे नया जीवन प्रदान किया। यही इसका सबसे महान कार्य था। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया। यह उसकी दूसरी सफलता थी। राज्य में सर्वत्र पूर्ण शांति और व्यवस्था की स्थापना करना उसका महत्वपूर्ण कार्य था। उस युग में तुर्की सल्तनत को जिन कठिनाइयों और संकटों का सामना करना पड़ा, उनको देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि बलबन की सफलताएं साधारण कोटि की ना होकर उच्च कोटि की थी। बलबन की मृत्यु के बाद में अमीरों ने बुगरा खां के पुत्र अर्थात उसके पोते कैकुबाद को गद्दी पर बिठाया। कैकुबाद ने अभी तक बलबन के कठोर नियंत्रण में जीवन व्यतीत किया था, तो बलबन की मृत्यु के बाद में जब वो स्वामी बना तो विलासिता में जीवन व्यतीत करने लगा। वह दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन के इशारे पर कार्य करने लगा। इस समय तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। मालिक बकबक ने उन्हें लाहौर के निकट हराया। सैकड़ों मंगोल बंदियों को दिल्ली ले जाकर के कत्ल कर दिया गया। दिल्ली की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए
कैकुबाद को सलाह देने के लिए बुगरा खां दिल्ली की ओर चल पड़ा, परंतु कैकुबाद ने समझा कि वो उसका विरोध करने आ रहा है। तो दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने अयोध्या में खड़ी हो गई। कुछ अमीरों के समझाने पर दोनों में समझौता हो गया। बुगरा खां ने अपने पुत्र को सुल्तान मान लिया और कैकुबाद ने उससे माफ़ी मांगी। अपने पुत्र को आवश्यक सलाह देकर बुगरा खां बंगाल लौट गया। दिल्ली लौटने के कुछ समय बाद कैकुबाद पुनः ऐशो आराम का जीवन बिताने लगा। उसे लकवा हो गया। राज्य में अव्यवस्था फैल गई। इस बीच समाना के शासक जलालुद्दीन खलजी को दिल्ली बुलाया गया। जलालुद्दीन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अनेक अमीर उसका विरोध करने लगे। उन्होंने कैकुबाद के स्थान पर बलवन के एक वंशज कैमूर्स को सुल्तान बनाया। जलालुद्दीन खलजी ने बीमार कैकुबाद का कत्ल करा दिया और उसके बाद कैमूर्स की भी हत्या करवा दी गई और 1290 में जलालुद्दीन खलजी दिल्ली सल्तनत या दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में गुलाम वंश का अंत हो गया। थैंक यू।